PYQ का आई वुड से, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है, आप फिजिक्स में देखें, केमिस्ट्री में देखें, तो वो आपको आइडिया पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनसे ही लगेगा। 200 मार्क्स थे। कितना 200 पे भी 99% है। हाँ आपका शिफ्ट कौन सा था? 31 शिफ्ट 1। शिफ्ट 30। ये देखो, कुछ कहना चाहोगे इनको? बस ये तो किस्मत पे है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने छोटे छोटे टारगेट बना के चलें, उसके हिसाब से वर्क करें। किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को दिया ही नहीं। तीनों सब्जेक्ट पढ़े, डेली पढ़िए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप लो स्कोर कर रहे हो तो मैथ्स में उतना करने होगे तो ओवरऑल उतना जा नहीं पाएगा। तो मेजर है कि स्कोरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स में तो होनी चाहिए, उसके बाद एडिशनल टाइम मैथ्स में होना चाहिए। मेरे साथ वो मोशन के स्टूडेंट है जिनका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या टेक्निक्स थी जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा मार्क्स आया? टेक्निक तो ये थी कि एंड टाइम पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। यस, यही सही बोल रहा है चंदन। तो आपका कुछ तो अलग रहा होगा। नहीं, मैंने भी यही PYQ वगैरह और टेस्ट सारे अटेम्प्ट करना, उनका एनालिसिस करना, यही ठीक है। आई वुड जस्ट से कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट रखें, उसके बाद PYQs कर लीजिए। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है मोशन की, उस पर बिलीव कर सकते हैं 100%। और जो जैसा पेपर आया था, टेस्ट सीरीज़ भी बिल्कुल सिमिलर ही थी। और टेस्ट सीरीज़ का लेवल आई वुड से कि जो पेपर आया था एक्चुअल, उससे तो अच्छा ही था। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ अच्छे से करेंगे, हर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, तो आपको ज़रूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, PYQ का कितना इंपॉर्टेंट रोल था? PYQ का आई वुड से, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है, आप फिजिक्स में देखें, केमिस्ट्री में देखें, तो वो आपको आइडिया पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनसे ही लगेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो क्लास नोट्स हैं एटलीस्ट वो भी रिवाइज करते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए भी चलें कि किस टॉपिक्स में से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। तो वो सब आइडिया आपको प्रीवियस ईयर्स के जो एनालिसिस हैं उनसे लगेगा, और आपको ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं मीन्स के। PYQ से आपका ये ज़रूर होगा। आपकी कैसी जर्नी रही? मेरी जर्नी अच्छी रही। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना पूरा टारगेट बना के रखें, दिन का शेड्यूल जो भी आपको करना है, आप पूरा मतलब दिन खत्म होने से पहले वो टारगेट ज़रूर पूरा करें। पूरा शेड्यूल बना के रखें कि आपने कितना कुछ कर चुके हैं और बाकी कितना बचा है, ताकि आप एंड टाइम में मतलब रिविज़न भी ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपने पहले कर चुका है और कितना बाकी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें बस। मतलब टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है? टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, और मतलब स्लॉट्स में पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे फिर आपको वो क्या बोलते हैं, जैसे बर्डन नहीं फील होगा, आपको ऐसे फील नहीं होगी बहुत टाइम से बढ़ा। अगर शॉर्ट ब्रेक्स लेने ज़रूरी है, और जैसे 2 आवर्स का 15 मिनट का ब्रेक हो गया, आधा मिनट का ब्रेक हो गया, मतलब आधे घंटे का ब्रेक हो गया, ये ज़रूरी है। आपका डेली रूटीन कैसा रहा? मेरा डेली रूटीन ये था कि मेरा सेकंड शिफ्ट था, जो क्लासेस लगती थी तो वो लगभग 2 बजे से स्टार्ट होती थी एंड 8 बजे, 8 सवा 8 पे एंड होती थी। तो मैं लगभग 9:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था, और 12 बजे या 12:30 बजे तक मैं सो जाता था। उठने की बात हुई तो मैं लगभग 7:30 पे उठता था। 8 बजे से मैं अपने 8 से 11 का स्लॉट रखता था, उसके बाद मैं खाना खाता था, एंड देन 12 से जो 2 बजे तक का स्लॉट है वो रखता था, क्योंकि फिर 2:15 बजे से मेरी क्लासेस होती थी। तो मैं मिनिमम 3 स्लॉट निकालने का कोशिश करता था, एक क्लास के बाद और 2 क्लास से पहले। तो मेरा लगभग 8 घंटे का हो जाता था। सेल्फ स्टडी? हाँ, 8 घंटे का हो जाता और आप कितना देर से स्टडी करते थे? हम भी लगभग 7 से 8 घंटा तक सेल्फ स्टडी करते थे। जो भी होमवर्क है वगैरह, जो भी रिविजन प्रैक्टिस है, जो भी क्लास में कराए है, वो एक बार रिवाइज करना भी ज़रूरी है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो करना। बस अपने ऊपर बिलीफ रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, वही आप नहीं, सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करते थे आप? वही टाइम वेस्ट बाकी सारा टाइम। अच्छा, कोई ऐसा रहता था कि मतलब कि किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है या फिर टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना है? मैं तो यही कहूँगा कि अपने छोटे छोटे टारगेट बना के चलें, उसके हिसाब से वर्क करें। किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, किसी को दिया ही नहीं। तीनों सब्जेक्ट पढ़े, डेली पढ़िए, एंड जो भी पढ़ाए क्लास में वो तो रिवाइज करना ही है। एडिशनल जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप अलग से कर सकते हैं वो भी आप साथ साथ करते चलिए, और एंड में आपको सब एक साथ करना पड़ेगा। तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस किया? बैलेंस पहले तो यही कि जिसका स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कैसे, जैसे मैथ लेंदी आता है, सबसे पहले केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप लो स्कोर कर रहे हो तो मैथ्स में उतना करने होगे तो ओवरऑल उतना जा नहीं पाएगा। तो मेजर है कि स्कोरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स में तो होनी चाहिए, उसके बाद एडिशनल टाइम मैथ्स में होना चाहिए, और केमिस्ट्री फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आप मैथ्स के लिए 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट बचा पाए, वरना फिर वो टाइम हो नहीं पाएगी मैथ्स। आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग? मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था। और आप? मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में ग्रिप था, एंड उन दोनों सब्जेक्ट से मैंने टाइम बचाया था, तो वो मैंने मैथ्स में यूटिलाइज़ किया था। मैंने लगभग 100 मिनट मैथ्स की थी, तब जाके मेरा क्वेश्चन बन पाए थे। अच्छा, आपके पेपर सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी थी? मैं पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ सॉल्व करता था, और मोस्टली लगभग 1.5 घंटे में मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाता था, और बचा हुआ टाइम मैं मैथ को देता था।
और आपका कैसे स्ट्रेटेजी था? मेरा ऐसा होता है केमिस्ट्री में पहले 24 मतलब 24 क्वेश्चन हाफ एन आवर में कर लिए, फिर फिजिक्स पे स्विच हो गया। इन केस ऐसा होता है केमिस्ट्री अच्छी नहीं है या अनकन्वेंशनल सी आई है तो पहले फिजिक्स कर लेता था। बाकी मोस्टली होता था कि 30 मिनट्स में मैक्सिमम केमिस्ट्री कर दी, फिर फिजिक्स कर दी, फिर बची हुई केमिस्ट्री और फिजिक्स करके अराउंड 90 मिनट से 80 मिनट्स मैथ्स के लिए स्पेयर हो जाता था। अच्छा, आप लोग 99 परसेंटाइल से ऊपर लाए हो, तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है मार्क्स को इम्प्रूव करने का? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का भी होता है और टेम्परामेंट का भी रोल काफ़ी होता है। पेपर में अपने को पता नहीं शिफ्ट ईजी आएगा टफ आएगा, हो सकता है स्टार्टिंग ही तीनों क्वेश्चन ना बने अपनों से, तो ऐसे नहीं है कि बस फिजिक्स पूरा ही छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन नहीं बने पूरा फिजिक्स स्विच मार दिया। तो मतलब क्वेश्चन स्किप करते रहो, अगर शिफ्ट टफ भी आए ना तो मतलब डिबेट रो चालू हो जाओ, क्योंकि लो स्कोरिंग पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। तो मेन होता है एंशियस नहीं होना पेपर में। अच्छा, इस बार का जो परसेंटाइल दिया है एनटीए ने, उस बेसिस पे क्या कहना चाहोगे? एंटी में वैसे मैं कहना चाहूँगा काफ़ी ब्लंडर किया है, क्योंकि 230 में 99 कट ऑफ जाना मतलब फेयर नहीं है। मतलब वो बच्चे भी काफ़ी थे, उस हिसाब से जाके मतलब शिफ्ट में बच्चों के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये ब्लंडर हुआ है और इससे काफ़ी अनफेयर हुआ है। मतलब जिनके 220 230 आ रहे हैं उनके भी 99 परसेंटाइल नहीं आए, और जिनके 160 आए उनके भी 99 परसेंटाइल आ गए, तो एक काइंड ऑफ अनफेयर है। इस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए ये सब अपने हाथ में नहीं है। एज ए स्टूडेंट तो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। ज़रूर मैं कहूँगा कि जो 27 और 29 31st वॉज गुड। 27 एंड 29 के मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, बट कंपैरेटिवली एट दैट स्कोर दे कुड हैव स्कोर्ड मोर, बट उनका परसेंटाइल रिलेटिवली कम आया है, तो ये थोड़ा सा अनफेयर था। आपके कितने मार्क्स आए थे? मेरे 261 थे। 261। 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट एंड माय परसेंटाइल इट वाज 99.93। मैथ में कितने मार्क्स आए थे? मैथ्स में मेरा था 81 आउट ऑफ 100। और आप कितने? मेरे 233 मार्क्स से 95 केमिस्ट्री, 90 फिजिक्स एंड 48 मैथ्स। और आपके कितने थे? मेरे 184 थे, 31 शिफ्ट हुआ। 200 मार्क्स थे। 200 मार्क्स। तो कितने? 200 पे भी 99 परसेंट आए। हाँ, आपका शिफ्ट कौन सा था? 31 शिफ्ट 1। अच्छा, 30। ये देखो, कुछ कहना चाहोगे इनको? बस ये तो किस्मत पे है। पेपर ही हमारा पीक पे था उस टाइम पे। अरे 216 आए थे 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट। जो अप्रैल अटेम्प्ट में देने वाले पेपर, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? एडवाइस ये देना चाहिए कि एनटी ने जो जिस हिसाब से पेपर थे उनके पैटर्न भी आएंगे, तो मतलब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी होनी चाहिए अच्छे से, फिजिक्स में आपके बेसिक आने चाहिए, कुछ चैप्टर आपको नहीं आते उनको बेसिक भी करके चला जाओ। मतलब ऐसे नहीं चैप्टर पूरा ही छोड़ दिया, मतलब बेसिक तो सारे चैप्टर्स के आने चाहिए। उसके बाद जिस चैप्टर पसंद है जो आप कर सकते हो उसको अच्छे लेवल पे कर लो, प्रीवियस ईयर कर लो। मेन रोल प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर रिपीट भी काफ़ी हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये अभी टाइम कमी है, तो जितना आप बेस्ट दे सकते हैं, आपके पास एक और मौका है, अपना बेस्ट दीजिए एंड बी सेटिस्फाई विद द रिजल्ट। पिछला जो भी हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए, पहले अच्छे से रिवीजन करना चाहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। अपना बेस्ट कीजिए कि पीवाईक्यू क्योंकि और प्रैक्टिस करें। अगर आपके किसी चैप्टर्स में कम है तो उसकी जो वीक टॉपिक है उनको छाटिए, फिर उन पर और मेहनत कीजिए, फिर उनमें बस यही है। थ्योरी पर ग्रिप करने पीवाईक्यूज करने से नहीं हुआ कुछ भी। फिजिक्स में मान लीजिए फॉर्मूलाज भी आते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे भी आएंगे जो आपको कॉन्सेप्ट से करने पड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत थ्योरी का रिवीजन करना चाहिए। तो जे एडवांस को कैसे प्रिपरेशन करने वाले हो? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर करने चाहिए जो आप कैसे प्रिपरेशन देने वाले जो एडवांस? हम प्रीवियस ईयर ही करूँगा सारे, और पहले थ्योरी अच्छे से करूँगा और प्रीवियस ईयर करूँगा। क्या लगता है कितना मार्क्स ला पाओगे? 200 प्लस तो मिनिमम लाना है, बाकी जितना ऊपर गया उतना वो तो एंड में ही पता चलेगा जब प्रिपरेशन है। तो आपकी प्रिपरेशन देन एक्सपेक्टेशन तो मेरी 200 प्लस ही है टू गेट अंडर 1000, जैसा कि अनवी सर ने कहा था। अब कितना आता है वो तो एग्जाम के बाद नहीं पता चला। चलो फिर मिलेंगे आप लोगों को जे एडवांस के रैंक। थैंक यू सो मच आप लोगों को।